विशियंस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? जेईई एडवांस आईआईटी एक्सप्रेस PYQ सीरीज, इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस और आज डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। राइट, तो आपको मालूम ही है आईआईटी एडवांस मतलब कुछ लेंथी क्वेश्चंस, कुछ बड़े क्वेश्चंस। राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बड़ा करके पूछा जाता है आईआईटी एडवांस में। तो स्टार्ट करते हैं। यस, 2023 पेपर 1, राइट, जस्ट 2023 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है। इन अ सर्किट शोन इन द फिगर द कैपेसिटेंस इज इनिशियली अनचार्ज्ड एंड द की K is kept open. In this condition, a current of 1 ampere flows through 1 ohm resistance. 1 ampere current is flowing through 1 ohm resistance. राइट, इस रेजिस्टेंस की करंट आपको दी हुई है 1 ओम की 1 एम्पियर, ये आपको दी हुई है। The key is closed at t equals to t naught. Which of the following? देखिए, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा लेंथ बड़ी हो जाती है क्योंकि हमें सारे के सारे ऑप्शन एक एक करके चेक करने पड़ेंगे। क्वेश्चन में कुछ पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन में तो ओनली एक स्टेटमेंट फ्रेम करके आपके सामने रखती। अब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज 3 ओम। तो देखिए, सबसे पहले ये करंट जो हमें गिवन है, इसकी हेल्प से हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी हुई है, तो हम इसी को टारगेट करते हैं। कि ओपन है तो ये वाली ब्रांच हमारे सर्किट में है ही नहीं है, तो ये हमारा सर्किट रह गया जिसमें 2 सेल है और तीसरी ब्रांच में 3 ओम का रेजिस्टेंस है। देखिए, जब भी इस तरह से 3 ब्रांच आती है तो उसका एक सिंपल मेथड है, या तो आप किरचॉफ लॉ लगाते हुए सॉल्व कीजिए, और दूसरा मेथड क्या कहता है कि आप ये जो रिमेनिंग 2 ब्रांच हैं इनको सिंगल बना लीजिए। तो अगर इन रिमेनिंग 2 ब्रांच को हम देखते हैं, एक ये सेल है हमारा 15 वोल्ट का, उसके साथ एक रेजिस्टेंस है R, और नीचे वाली ब्रांच में कोई सेल नहीं है, केवल एक रेजिस्टेंस है 3 ओम। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इस ब्रांच में भी एक सेल लगा हुआ है। ये वाला सेल का पोटेंशियल है 15 वोल्ट और इस वाले सेल का पोटेंशियल हमारा हो गया 0 वोल्ट, क्योंकि यहां तो सेल नहीं है। इसका E इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे तो E इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है, E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू सिग्मा E अपॉन R। तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये फॉर्मूला हमारे पास है। E1 is 15, R1 is R, E2 is 0। भाई यहां तो है नहीं ना, तो ये एक शॉर्टकट है, हमने यहां मान लिया कि यहां भी सेल है, उसका EMF 0 कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आपने एलसीएम लिया, 3 प्लस R, 3R, R कैंसिल आउट, 15 3 45 हो गया अपॉन R प्लस 3, ये इक्विवेलेंट EMF आ गया। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बनेगा, तो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन 3 मीन्स R इक्विवेलेंट इज 3R अपॉन R प्लस 3, ये भी बन गया। अब ये दोनों चीजें अगर हमारे पास हैं तो हम इन दोनों को एक सिंगल सेल बनाते हुए तीसरी ब्रांच कनेक्ट कर देते। तो इन दोनों को अगर हम सिंगल सेल बनाते हुए तीसरी ब्रांच कनेक्ट करते हैं तो हमारा सर्किट हो गया E equivalent, this is R equivalent, and this branch is of 5 volt and this one is of 1 ohm। और करंट आपको इसमें मालूम है 1 एम्पियर, तो ये जो 1 एम्पियर करंट आपको मालूम है, दिस इज 1 एम्पियर करंट, ये आपको मालूम है। तो हम सिंपल सा एक सर्किट रह गया हमारे पास, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस 1 माइनस 5। E इक्विवेलेंट की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, तो हम यूज कर लेते हैं I इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस 5। भाई टोटल EMF निकाल दिया हमने इस सर्किट का, E इक्विवेलेंट माइनस 5, और टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट प्लस 1, R इक्विवेलेंट प्लस 1। अब देखिए I कितना गिवन है, I की वैल्यू तो गिवन है 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर करंट आपको गिवन है। E इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास है, दोनों वैल्यूज वहां पर हमें सब्स्टिट्यूट करनी है।
तो E इक्विवेलेंट इज 45 अपॉन R प्लस 3 माइनस 5। देख लीजिए 45 अपॉन R प्लस 3 माइनस 5, 3R अपॉन R प्लस 3, 3R अपॉन R प्लस 3 प्लस 1, दिस इज 1 एम्पियर। तो सिंपल कैलकुलेशन को फॉलो करते हैं, 3R अपॉन R प्लस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 45 अपॉन R प्लस 3 माइनस 5। ये इधर चला गया, 6 हो गया, इक्वल्स टू 45 माइनस 3R अपॉन R प्लस 3, 6R प्लस 18 राइट इक्वल्स टू 45 माइनस 3R, 45 माइनस 3R, 9R equals to 45 minus 18. This is 27. Right? 27 plus 18 is 45. तो R equals to 3 ohm. तो हमारा जो फर्स्ट आ रहा है वो आ रहा है R equals to 3 ohm. इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। राइट, अब दूसरे की तरफ चलें तो कह रहे फॉर टी लेस देन टी नॉट। देखिए अभी भी ये वाला जो की है ये बंद नहीं किया गया, ये की अभी भी ओपन है। करंट I1 इज 2 एम्पियर, I1 इज इन 3 ओम रेजिस्टेंस। तो इस 3 ओम रेजिस्टेंस की करंट अब हमें फाइंड करनी है और वैल्यू बतानी। लेकिन अब हमें यहां पर 3 ओम इसकी वैल्यू मालूम हो चुकी। तो अगर हम इस सर्किट को रीड्रॉ करते, 15 एंड 3, 15 वोल्ट 3 ohm, and in this middle one 5 volt 1 ohm, 5 volt 1 ohm, and this is the third branch का रेजिस्टेंस है 3 ohm, I1 is the current, 3 ohm I1 is the current। यहां ऑलरेडी मालूम है 1 एम्पियर करंट, यहां ऑलरेडी मालूम है 1 एम्पियर करंट। डायरेक्शन आपके सामने है, दिस इज द डायरेक्शन। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर ये करंट 1 एम्पियर है तो आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आराम से निकाल सकते हो, ए बी का। ये सेल चार्जिंग सर्किट वाला हो गया। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे VAB, तो दिस इज E प्लस IR, यही वाला फॉर्मूला लगे। E कितना है 5 वोल्ट प्लस I कितना है 1 एम्पियर, R इज 1, तो दिस इज 6 वोल्ट। तो I1 इज 6 अपॉन 3 2 एम्पियर। एक बार करंट इसकी मालूम है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें इजीली मालूम हो गया, राइट। यस, सेम पार्ट हम यहां पर भी कर सकते थे। ये करंट अगर हमें 1 एम्पियर मालूम है, 6 वोल्ट मालूम है, तो इस फॉर्मूले से भी इसका ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते थे। इस कैलकुलेशन को हम यहां पर अवॉइड भी कर सकते हैं, राइट, क्योंकि अगर इस पॉइंट को ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, और हमें यहां पर करंट मालूम हो गई 1 एम्पियर, तो हम पोटेंशियल निकालते हुए इसका ईएमएफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस आर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब करें फॉर टी नॉट प्लस 7.2। अब टी नॉट कौन सा टाइम गिवन था? टी नॉट टाइम गिवन है जहां पर हमने ये की क्लोज कर दी है, और ये की क्लोज कर दी तो ये वाला सर्किट हमारे साथ वर्क करने लग गया, राइट। और अगर ये सर्किट वर्क करने लग गया तो कैपेसिटर चार्जिंग में चला जाएगा। तो इसका भी सिंपल मेथड है कि हम क्या करें, इन तीनों को एक बना लें, जिससे इस ब्रांच को डायरेक्टली एक स्टेप में एनालाइज कर सकते। तो अगर इन तीनों को एक बनाएंगे तो हमारे पास एक 15 वोल्ट 3 ओम है, एक 5 वोल्ट 1 ओम है, एक 0 वोल्ट और 3 ओम है। ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो हम एनालाइज करने जा रहे हैं सी पार्ट को, राइट। हम एनालाइज करने जा रहे हैं सी पार्ट को। E इक्विवेलेंट हमें निकालना है 15 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 1 प्लस 0
डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1/1 प्लस, आप देखिए ना 15/3, 5/1, 0/3 डिवाइडेड बाय 1/R1, 1/R2, 1/R3, राइट। तो तीसरा भी 1/3, तो 5, 5, 10 अपॉन 1 प्लस 2/3, 5/3। तो कितना आ गया? E इक्विवेलेंट 6 वोल्ट आ गया। तो सी पार्ट के लिए हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ 6 वोल्ट हमें मिल गया। अब अगर हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ 6 वोल्ट है तो हम इसको फाइंड करते हुए आगे बढ़ते हैं। 1/3, 1/1, 1/3, दिस इज 5/3, राइट। 3/3 प्लस 1, 1, 5/3। जो हमारा सर्किट हो गया वो सिंपल, E इक्विवेलेंट 6 वोल्ट, R इक्विवेलेंट 3/5, रेसिप्रोकल करना है, राइट। और लास्ट वाली ब्रांच में एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ था। कैपेसिटर की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड, रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम। इसको हम यूज करते हैं 2 माइक्रोफैरेड 3 ओम, दिस इज 3/5। तो व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट? टाइम कांस्टेंट तो आरसी के बराबर है, 3/5, 0.6 प्लस 3 इंटू 2, ये हो गया माइक्रो सेकेंड। 3.6 है, 7.2 माइक्रो सेकेंड। इसका मतलब देखिए, जो हमें टी नॉट प्लस 7.2 दिया है ना, 7.2 एग्जैक्टली 1 टाइम कांस्टेंट है। मैक्सिमम चार्ज कितना आता है? क्यू मैक्सिमम। भाई मैक्सिमम चार्ज के केस में स्टेडी स्टेट हो गई ना, स्टेडी स्टेट के केस में कोई करंट इसमें से पास होनी नहीं, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो सीधा सीई बन जाता है हमारा 2 इंटू 6, 12 माइक्रो कूलम। तो मैक्सिमम चार्ज आपको मालूम है, टाइम कांस्टेंट आपको मालूम है। इक्वेशन क्या कहती है? चार्जिंग वाला सर्किट है, चार्जिंग वाले सर्किट में इक्वेशन क्या कहती है? चार्जिंग वाले सर्किट में इक्वेशन कहती है Q इक्वल्स टू Q मैक्स 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी अपॉन आरसी, टाइम कांस्टेंट। अब जो हमने की क्लोज करी वो टी नॉट पर करी, राइट। तो जो चार्जिंग का टाइम है वो केवल जो चार्जिंग का टाइम है, टाइम ऑफ चार्जिंग अगर बात करेंगे, टाइम ऑफ चार्जिंग तो वो स्टार्ट होता है की क्लोज करने के बाद। तो टी नॉट प्लस 7.2 माइनस टी नॉट करना पड़ेगा और ये आपका 7.2 माइक्रो सेकेंड आएगा। तो टाइम कांस्टेंट भी 7.2, टाइम भी, तो Q कितना हो गया? Q हो गया आपका Q मैक्सिमम 1 माइनस ई टू द पावर -1। अब ये e टू दी पावर -1 क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, बिल्कुल गिवन है 0.36। तो इसको हम यूज करते 0.36 को और देखते कि कितना हमारा चार्ज आ रहा है, राइट। लेकिन यहां चार्ज की जगह क्या पूछा हुआ है? करंट पूछा हुआ है। तो अगर हम करंट फाइंड करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करने से जो हमारा I आएगा, I इक्वल्स टू dQ/dt, राइट, dQ/dt। Q मैक्स अपॉन CR e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टॉ। Q मैक्स अपॉन CE है, E अपॉन R हो गया हमारा, E is 6 and R is 3.6। भाई E is 6 और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 3.6, e to the power -1, 6 upon 3.6 into e to the power -1 is given 0.36. This cancel out, so 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर, ये भी बिल्कुल ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट अगर हम देखें, फॉर टी टेंडिंग टू इंफिनिटी, टी टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट।
और स्टडी स्टेट में क्या होता है, स्टडी स्टेट में कोई करंट फ्लो करनी नहीं है। तो इस पर मैक्सिमम चार्ज हमारा आने वाला है, एंड मैक्सिमम चार्ज अभी हमने फाइंड किया, द मैक्सिमम चार्ज इज 12 माइक्रोकूलम। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, राइट। इस क्वेश्चन में ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ वाला भी करेक्ट है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपके पास आया था 2023 पेपर 1 में, जिसके चारों ऑप्शन करेक्ट है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को लगाते हुए सॉल्व करना है, राइट। देखिए अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि सर जब ये 6 वोल्ट है तो ये आप डायरेक्ट क्यों नहीं निकाला, आपने इतना बड़ा क्यों किया। देखिए जब तक हमने इसको एक सर्किट नहीं बनाया था, हमें इस करंट की डायरेक्शन नहीं मालूम थी, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में पहले ही मालूम होता ना कि करंट ए से बी की तरफ जा रही है, तो फिर हम डायरेक्टली पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकाल देते, फिर हमें ये पार्ट सॉल्व करने की नीड नहीं थी। लेकिन यहां क्योंकि करंट की डायरेक्शन नहीं है, तो हमें इस पार्ट को सॉल्व करना था, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 पेपर 2 का क्वेश्चन है ये। क्या कह रहे हैं, 2 रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2। R1 की वैल्यू बता रहे हैं x ओम, R2 की वैल्यू बता रहे हैं 1 ओम, आर कनेक्टेड टू वायर AB ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रो कांस्टेंट है एज शोन इन द फिगर। द रेडियस ऑफ द वायर वेरीज लीनियरली, राइट, अलोंग इट्स एक्सिस। भाई जब यहां से यहां जा रहे हैं तो इसका रेडियस वेरी कर रहा है। इस एंड पे जो रेडियस है वो 0.2 मिलीमीटर है, और दूसरे एंड पे जो रेडियस है वो 1 मिलीमीटर है। तो ये जो कंडक्टर है ना, ये ऐसा है, कोनिकल कंडक्टर है। यहां पर रेडियस ए मान लेते हैं, यहां पर रेडियस बी मान लेते हैं। इसकी रेडियस लीनियरली वेरी कर रही है, लीनियर वेरिएशन है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, लीनियर वेरिएशन है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से आप किसी भी प्लेस पे रेडियस निकाल सकते हैं। अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द वायर। सेंटर का मतलब हुआ आधा इधर आधा उधर। टोटल वायर की जो लेंथ है वो आधी आधी है, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच साइड, 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें R1 R2 ही निकालना पड़ेगा। ए की वैल्यू कितनी गिवन है, ए की वैल्यू 0.2 mm गिवन है। बी की वैल्यू कितनी गिवन है, बी की वैल्यू 1 mm गिवन है। तो सबसे पहले यहां रेडियस कितना होगा ये पता लगाना पड़ेगा। सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हैं, बिल्कुल मिड पॉइंट है, तो डायरेक्ट R इक्वल टू मिड पॉइंट A प्लस बी बाय 2। बिल्कुल मिड पॉइंट है तो R A प्लस बी बाय 2 आ गया। दैट मीन्स 1.2 अपॉन 2 0.6 mm, ये हो गया। अब अगर इसका रेजिस्टेंस A और B है तो पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है वो होगा पाई L अपॉन रो L अपॉन पाई AB, राइट। रो L अपॉन पाई AB इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपको याद ही होना चाहिए, राइट। ये कि जो भी हमारा कोनिकल शेप वाला कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए, रो L अपॉन पाई AB इसकी वैल्यू है। तो अगर हमें R1 कैलकुलेट करना है तो R1 की वैल्यू कितनी आएगी, रो L इज 50 सेंटीमीटर, राइट। ये हमें सॉल्व करना चाहिए अपॉन पाई। A इज 0.2 एंड R इज 0.6, 0.2 0.6 mm मतलब -6, ये हो गया। R2 कितना आने वाला है, R2 पाई 50 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय पाई 0.6 इंटू 1। भाई इस बार रेजिस्टेंस R से लेके इधर तक जाना है, तो 0.6 से लेकर 1 रेडियस तक हमें जाना है, राइट। तो कितना होने वाला है, ये हमारा होने वाला है इंटू 10⁻⁻6, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस हमें मालूम है और दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
व्हीटस्टोन ब्रिज हमें दिखाई दे रहा है, क्या कह रहे हैं, जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है कि ये वाला और ये वाला रेशियो इस रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो x अपॉन R1 इक्वल टू 1 अपॉन R2, x अपॉन R1 इक्वल टू 1 अपॉन R2, यह हमें लगा दें। x R1 रो 50 into 10 to the power minus 2 upon pi a b 10 to the power minus 6 equals to 1 upon rho 50 into 10 to the power minus 2 upon pi a into b 10 to the power minus 6। देखिए कुछ तो कैंसिल हो रहा है, राइट इसीलिए पीछे सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू थी, कैंसिल होने वाली थी, रो भी गया, पाई भी भाग गया, ये -6 भी भाग गया, 0.6 भी भाग गया। तो x इक्वल्स टू, ये 0.2 ना नीचे है, तो 1 अपॉन 0.2 मतलब 5 ओम इसकी वैल्यू आ गई। तो x इज 5 ओम। ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था रो एल अपॉन पाई ए बी, रेजिस्टेंस ऑफ कोनिकल शेप ऑफ कंडक्टर। अगर कोनिकल शेप कंडक्टर की है तो उसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये हमारे पास कोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए था, राइट। तो आगे बढ़े, देखें एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये 22 में पेपर 2 में आया था, थोड़ा इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था। अगर ये फॉर्मूला याद है तो सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगाते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, राइट। आगे बढ़ते, देखते हैं नेक्स्ट। इन सर्किट 1 एंड सर्किट 2 शोन इन द फिगर, R1, R2, R3, P1, P2 are the power dissipated in circuit 1 and circuit 2 when the switch S1 and S2 are in open condition. Again, हमें पावर फाइंड करनी है, S1 और S2 ओपन कंडीशन में है, राइट। Q1 and Q2 are the power dissipated in 2 and 2 when S1 and S2 are in closed position. तो क्लोज करके भी पावर निकालनी है। When the voltage source, when the constant current source, तो देखिए जो कॉन्सेप्ट है, अगर उस कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है। दो केस में हमें एनालाइज करना है पावर को। पावर इन केस ऑफ वोल्टेज सोर्स, पावर इन केस ऑफ वोल्टेज सोर्स, राइट, P इज V² अपॉन R आपको लगाना है। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, राइट। कांस्टेंट करंट मतलब करंट सोर्स, कांस्टेंट करंट मतलब करंट सोर्स। अगर करंट सोर्स आप कनेक्ट करेंगे तो आप I² R को एज अ पावर यूज करेंगे। इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस अगर रेजिस्टेंस बड़ा है तो पावर कम है वोल्टेज सोर्स के केस में, और अगर कांस्टेंट करंट सोर्स है तो पावर क्यू से डिनोट करिए। अच्छा, ऑप्शंस में दिया है, यहां क्वेश्चन में नहीं है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वोल्टेज सोर्स और पावर सोर्स, करंट सोर्स में क्या डिफरेंस आने वाला है। इसका मतलब क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, केवल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही फाइंड करना है। ये कितना दे रखा है, 1 ओम, ये कितना है 2 ओम, ये कितना है 3 ओम, और ये कितना है 1/2 ओम। यार 2 और 3 कितना हो गया, 2 और 3 5 हो गया। 5 और हाफ पैरेलल में, 5 और हाफ पैरेलल में, तो 1 अपॉन R डैश इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 1/2, 2/1 हो गया बेसिकली। 1/5 प्लस 2/1, 5 to 10 11/5 मीन्स R डैश इज 5/11। उसके साथ ये स्विच ओपन है तो ये भी सीरीज में आ गया भाई, ये दोनों सीरीज उसके पैरेलल और ये साथ में सीरीज में आ गया। तो इसको भी अगर सीरीज में लेते हैं
तो आर इक्विवेलेंट कितना होने वाला है, आर इक्विवेलेंट इन केस ऑफ 1 कितना हो गया, R1 इज 1 प्लस 5/11 16/11। ये हमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। इस केस में तो तीनों ही पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट 2 is 1/R1 is 1, 1/R2 is 2 and 1/R3 is 3, 3 to 6, right? 3 to 6, 6 plus 3 plus 2, 11/6 means R equivalent 2 equals to 6/11। किसका रेजिस्टेंस बड़ा है, किसका रेजिस्टेंस छोटा है? अगर हम इसकी बात करें किसका रेजिस्टेंस बड़ा है किसका रेजिस्टेंस छोटा है, तो उस केस में हमें R इक्विवेलेंट डायरेक्ट अप्लाई करते हुए काम कर लेना है, राइट? तो डायरेक्ट कैसे काम होगा अब देखते हैं। वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट, 6 हो 8 हो 10 हो, कांस्टेंट वोल्टेज है, राइट? R1 आपका जो आया था R इक्विवेलेंट 1 वो आया 16 बाय, यस कितना आया वो आया आपका 16/11 और R इक्विवेलेंट 2 आपका आया कितना 5/11। देखिए आप R इक्विवेलेंट टू 6/11, सॉरी दिस इज 6/11। दोनों आपको कौन सा बड़ा है, R equivalent 1 is greater than R equivalent 2. So 6 वोल्ट, 6 वोल्ट का केस क्या करेगा, P1 is less than P2। भाई कांस्टेंट वोल्टेज के केस में और कांस्टेंट करंट के केस में ये A हो गया और B कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट के केस में क्या होगा, कांस्टेंट करंट के केस में P1 is greater than P2। कांस्टेंट करंट के केस में P1 is greater than P2। When a voltage source of 6 volt is connected across, अब Q1 Q2 क्या था, जब स्विच क्लोज कर दिए गए थे, तो पीछे आके देखते स्विच क्लोज करने पर क्या होगा। जब स्विच S1 क्लोज कर देंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये R1 काम में नहीं आएगा, फिर R इक्विवेलेंट केवल यही रह जाएगा, मींस 5/11, राइट? ये 1 सीरीज में जो था वो नहीं आएगा। तो व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, स्विच क्लोज्ड, R इक्विवेलेंट 1 कितना होने वाला, R इक्विवेलेंट 1 हमारा कितना होने वाला है, अगर हम इसको देखते हैं तो R इक्विवेलेंट 1 हमारा केवल ये कॉन्फ़िगरेशन रह गया, मींस 5/11 हो गया। और सेकंड केस, सेकंड में तो 2R3 मतलब 6 ओम और आ गया किसके साथ, पैरेलल में, तो 1/1 1/2 1/3 और 1/6 ये हमारा इक्विवेलेंट बनने वाला है। तो 1/R इक्विवेलेंट 2 1/1 1/2 1/3 और 1/6, 6 एलसीएम 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 6392 11.12 6/12 1/2 R इक्विवेलेंट। कौन बड़ा है, 5/11 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है? यस 5/11 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है? 5/11 1/2 से छोटा है, राइट? R equivalent 1 is less than R equivalent 2। तो अगर कांस्टेंट वोल्टेज लगाएंगे, कांस्टेंट वोल्टेज लगाएंगे तो Q1 ग्रेटर देन Q2 हो जाएगा। लेकिन यहां जो कंपैरिजन किया वो Q1 और P1 का कर लिया, राइट? अब देखिए वोल्टेज तो सेम है 6 वोल्ट, तो हमें R इक्विवेलेंट क्लोज्ड स्विच और R इक्विवेलेंट ओपन स्विच को देखना पड़ेगा। R इक्विवेलेंट क्लोज्ड ओपन स्विच में ये था, राइट? R इक्विवेलेंट ओपन स्विच कितना था, 16/11 और R इक्विवेलेंट क्लोज्ड स्विच कितना है,
कितना है भाई, ये निकाला हमने 5/11। तो क्लोज स्विच वाला रेजिस्टेंस कम है, राइट। तो आर इक्वलेंट क्लोज स्विच इज लेस देन आर इक्वलेंट ओपन। ओपन स्विच में ज्यादा रेजिस्टेंस, वोल्टेज है तो यहां पर जो हीट निकलेगी वो ग्रेटर हो जाएगी कंपेयर टू हायर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बड़ा तो हीट छोटी, रेजिस्टेंस छोटा तो हीट बड़ी। ये हो गया Q1 greater than P1. When a constant current source of 2 ampere is connected across A and B in both circuits, Q2 is less than Q1. Yes, Q2 is less than Q1. तो when a constant current, अब constant current की बात हो रही है, ये constant voltage का केस था। constant current के केस में जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां हीट ज्यादा आती है। तो अगर हम डी पार्ट को देखेंगे, यस डी पार्ट को देखते हैं, तो R equivalent 1 is less than R equivalent 2 and Q1 is less than Q2। करंट सोर्स की बात हो रही है, तो दिस वन इज नॉट करेक्ट, राइट। ये कांस्टेंट वोल्टेज अगर सी के साथ होता तो करेक्ट था, डी के साथ ही करेक्ट नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शंस हमारे हैं वो हैं ए, बी एंड सी। तो थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, सारे पार्ट आपको सॉल्व करके देखने हैं, जितने मल्टी चॉइस क्वेश्चन है एक से ज्यादा, राइट। तो ईच ऑप्शंस को आपको चेक करना पड़ेगा, तभी आप मार्क करके आगे निकल सकते हैं। The figure shows a circuit having 8 resistances, 1 ohm each, labeled R1 to R8, and 2 ideal batteries E1 and E2. Which of the following statement is correct? तो अगर इस सर्किट को देखें तो सारे के सारे रेजिस्टेंस जो हैं वो 1 ओम, ईच इज ऑफ 1 ओम आपको गिवन है। ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, राइट। ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम। अगर इसमें हम करंट सपोज करते हैं, सपोज यहां से आई करंट आ रहा है, तो यहां आके ये करंट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड आइडेंटिकल सर्किट है, सिमेट्री है। अगर आप नेम करोगे ए बी सी डी, तो बी और डी का पोटेंशियल क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। बी और डी का पोटेंशियल सेम आने वाला है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, पॉइंट्स B and D are at सेम पोटेंशियल, और अगर ये सेम पोटेंशियल पर है तो इनको हम अगर हम आपस में ज्वाइन कर देते तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट होते हैं उनको आप ज्वाइन भी कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो ज्वाइन B एंड D। तो अगर हम B एंड D को ज्वाइन करेंगे तो सर्किट क्या रह जाएगा, यस बैटरी रेजिस्टेंस, बैटरी रेजिस्टेंस, बैटरी रेजिस्टेंस, बैटरी रेजिस्टेंस, 1 2 और 3। इस पर ये जो बन गया ना हमारा रेजिस्टेंस, जब डी को आप बी पर ले आओगे तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, 1 और 1 पैरेलल में हाफ रह जाएगा, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन शॉर्ट होके जो बन गया वो बन गया हाफ हाफ एंड हाफ ओ। अब बैटरीज कितने कितने वोल्ट की है, ये 6 वोल्ट, वो है 12 वोल्ट, 6 वोल्ट 12 वोल्ट, ईच इज ऑफ 1। क्योंकि बैटरी वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस है तो हम वोल्टेज को एज्यूम नहीं कर रहे हैं, राइट। हम वोल्टेज को एज्यूम नहीं कर रहे, करंट एज्यूम कर लेते हैं सीधा सीधा। और अगर इसको हम रीड्रॉ करें, हमें फाइंड क्या क्या करना है, अगर हम इस पॉइंट को देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1, R1 इज दिस वन, ओके। इससे हमें करंट निकालना है, मीन्स इस लूप का करंट आपको मालूम होगा चाहिए। बढ़ते हैं, देखते हैं, मान लेते हैं ये I1 करंट है, इस लूप में हम मान लेते हैं I2 करंट है, I2 यहां कितना होगा
I1 माइनस I2। भाई ये I1 आ रहा है, इधर I2 चला गया तो ये I1 माइनस I2, और ये कितना हो गया, ये आपका I1 हो गया। ये हमारा मैश 1 और ये हमारा मैश 2। मैश 1 में क्या होगा, I2 माइनस 6 प्लस I2 बाय 2 माइनस I1 माइनस I2 बाय 2 इक्वल्स टू 0। किरचॉफ लॉ लगा दिया, राइट। I2 और I2 और प्लस I2 बाय 2 तो 2I2 हो गया। भाई I2 है, ये I2 बाय 2 है, ये I2 बाय 2 है, 2I2 हो गया। माइनस I1 बाय 2 इक्वल्स टू 6, 4I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 6 to 12, 2 से मल्टीप्लाई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। मैश 2 में चलते हैं। मैश 2 ये आ गए I1 माइनस 12 प्लस I1 माइनस I2 इंटू हाफ प्लस I1 इंटू हाफ इक्वल्स टू 0। लगा दी इक्वेशन। I1 बाय 2, I1 बाय 2, 2I1 माइनस I2 बाय 2 इक्वल्स टू 12, 4I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 24। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। 4I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 24, 4I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 12। इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। 4 4 16 माइनस 1 15I2, 12 4 48 प्लस 24, 24 प्लस 48 कितना हो गया, I2 इक्वल्स टू 72 बाय 50, 324 बाय 5, 5 4 20, 4.8 एम्पियर। I2 अगर आपको मिल गई तो I1 हम निकाल लेते हैं। 4I1 माइनस 4.8 इक्वल्स टू 20, 4I1 इक्वल्स टू, देखिए ये 6 हो गया प्लस 1.2, 7.2। 4 से डिवाइड कर दिया हमने तो 4 हट जाएगा, तो I1 की वैल्यू आ गई 7.2 एम्पियर। अब देखते हैं ऑप्शंस हमारे क्या थे। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इज 7.2 एम्पियर, और R1 से जो हमने करंट एज्यूम करी थी वो थी हमारी I1 7.2 एम्पियर। ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R3 इज 4.8 एम्पियर। R3 ये हमने I2 एज्यूम किया था, राइट, ये हमने I2 एज्यूम किया था, I2 इज 4.8 एम्पियर। ये भी करेक्ट हो गया। दो ऑप्शन हमारे करेक्ट हो चुके हैं, राइट। आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट को। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लोइंग थ्रू R2, R2 कहां है, R2 ये है। जो हमने सर्किट लिया उसमें इन दोनों को हमने पैरेलल में ले लिया था, इन दोनों को पैरेलल में लिया था, इन दोनों को पैरेलल में लिया था। तो अगर R2 का करंट पूछेंगे तो जो हमारा इस ब्रांच का करंट है उसका आधा ही होगा, राइट। तो करंट थ्रू R2 I1 माइनस I2 बाय 2, 7.2 माइनस 4.8 अपॉन 2.4 अपॉन 2, 1.2।
तो R2 से जो करंट है वो 1.2 एम्प। अरे ये भी करेक्ट है, 3 ऑप्शन करेक्ट हो चुके। फोर्थ वाला मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू R5, R5 इज दिस वन। तो जो इस ब्रांच का करंट हमने ऊपर निकाला उसका आधा होने वाला है, राइट। तो हमने इस ब्रांच में कितना करंट निकाला, I2, I2 का आधा करना पड़ेगा। तो करंट थ्रू R5, करंट थ्रू R5, I2 by 2. I2 is how much? I2 is 4.8 by 2, 2.4 ampere. So all the 4 options are correct. सारे ऑप्शंस करेक्ट, राइट। तो सब 1 ओम के थे, इसलिए बी और डी सेम पोटेंशियल पे, तो हमने इसको सुपर इंपोज कराते हुए सर्किट को छोटा कर लिया, आधा सर्किट रह गया, और इसको हमने सिंप्लीफाई करते हुए किरचॉफ लॉ लगाते हुए करंट हमने फाइंड कर ली, और सारे आंसर एक साथ हमारे निकल के आ गए, राइट। यस, 2021 पेपर 2 का क्या कह रहे हैं, इन ऑर्डर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है R1। अ मीटर ब्रिज ऑफ वायर रेजिस्टेंस 50 ओम, रेजिस्टेंस R0 by 2, another cell of EMF E by 2, internal resistance is small r, right, and galvanometer are used as in a given circuit. If the null point is found to be at 72, then the value of R1 is, देखिए सबसे पहले तो हमें इस पार्ट का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज 50 ओम, लेंथ अपॉन L, 72 अपॉन 100 इंटू 50, 72 अपॉन 100 इंटू 50, 52 36, इसका अंदर इसका रेजिस्टेंस आपका 36 ओम है, और इसका रेजिस्टेंस 50 माइनस 36 14 ओम, दो चीजें तो आपको मिल गई। अब हम इसको सिंपल सर्किट की तरह बना ले, ये रेजिस्टेंस भी आपको मालूम है 25 ओम, तो हम इसको रीड्रॉ कर लेते, राइट। क्या बनेगा हमारा सर्किट, उसको हम देख लेते। गैल्वेनोमीटर यूज्ड इन दिस वन इज नल पॉइंट, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, राइट, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो केवल इसी ब्रांच में कर रहा है। सर्किट रीड्रॉ करते, ये हमारा पहला पार्ट है ER1, नीचे रेजिस्टेंस है 36 ओम, ये एक ब्रांच, बीच में दूसरी ब्रांच को दिखाते E by 2 और R नीचे की तरफ है, राइट, E by 2 और R नीचे की तरफ, ये R1 है और ये R है, अलग अलग रेजिस्टेंस है, और दूसरी साइड 25 ओम और 14 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, राइट। दूसरी साइड है एक 25 ओम और एक यहां पर 14 ओम कनेक्टेड है। ये E by 2 है, R है, और ये E है, R1, नल पॉइंट हमें मिला हुआ है। यहां से अगर हम करंट पास कराते I, ये हो गया I, कितना हो गया, E इक्वल्स टू I, ये रेजिस्टेंस आपका R1 प्लस 36 प्लस 14 प्लस 25, तो E इक्वल्स टू I R1 प्लस 75, ये हो गया। अब अगर हम इस वाले ब्रांच में, इस वाले लूप में लगा देते हैं, तो E by 2
इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस आना ही नहीं है। इक्वल्स टू आई 14 प्लस 25, ई की वैल्यू आई R1 प्लस 75 अपॉन 2 इक्वल्स टू आई, और ये आपका हो गया 25 4 39, दिस वन आई कैंसिल हो गया यार। R1 प्लस 75 इक्वल्स टू 78 और R1 जो हो गया 3। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन था। R1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, कितनी वैल्यू आ गई हमारी 3 ओम। 2021 पेपर 2 में ये आपको मिला था, राइट। तो बड़े आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि जहां इस तरह का क्वेश्चन है ना, सर्किट को रीड्रॉ कीजिए और सिंपली डिफरेंट लूप लेते हुए आप E इक्वल टू आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस लगाते हुए क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यस, 2020 पेपर 2। In a balanced condition, the values of resistance of the 4 arms of Wheatstone bridge are shown in the figure. देखिए, एक डायगोनल में बैटरी है और एक डायगोनल में वोल्टमीटर है। बैलेंस ब्रिज है तो वोल्टमीटर रीडिंग 0 रहेगी, राइट। आप चेक भी कर सकते हैं। 60 अपॉन 300 इज सेम एज 100 अपॉन 500। ये भी रेशियो 1/5, ये भी रेशियो 1/5। बैलेंस ब्रिज है। The temperature coefficient is 0.0004 if the temperature of R3 increased by 100, तो R3 तो चेंज हो जाएगा। कितना चेंज हो जाएगा R3? डेल्टा R3 अल्फा डेल्टा 300, अल्फा इज 0.0004 इंटू 100, ये गया 1 2 3 4 12 ओम, ये चेंज हो गया। अब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, यस। तो 312 ओम होने वाला है। 60 312 और 100 500, तो 60 और 100 ये दोनों इससे जुड़े हुए हैं पी पॉइंट से। तो हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं पी पॉइंट से, एक में 60 और एक में, यस। हमने क्या किया, पी पॉइंट को लेते हुए एक 60 और एक 100 ड्रॉ कर दिया, राइट। दूसरे साइड क्यू पॉइंट है, उससे 300 और 500 ज्वाइन हो रहे हैं। एक 60 हो गया और एक, यस, 60 और एक 100। दूसरी साइड क्यू पॉइंट है। क्यू पॉइंट जब आप लेंगे तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, राइट। 60 वाली साइड कौन सा है? 300। तो 60 वाली साइड आपको 300 कनेक्ट करना है, जो कि अब बढ़ चुका है, 312 हो चुका है। और ये दूसरी साइड 500। यहां पर आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है। हमने इसको थोड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिखा लिया, राइट। ये आपकी बैटरी हो गई। तो थोड़ा सा हमने सर्किट रीड्रॉ कर दिया, जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि जैसा व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ा था, ये वही सर्किट है। The voltage developed between S and T means voltmeter रीडिंग आपको निकालनी है। क्या निकालना है आपको? वोल्टमीटर रीडिंग आपको निकालनी है। क्योंकि कोई अगर यहां पे कोई नंबर दिया होता तो हम उसमें डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इजी बना सकते थे, लेकिन यहां कोई नंबर नहीं दिया है तो सीधा हमें सॉल्व करना है। दोनों ब्रांच पैरेलल में, इस ब्रांच की करंट I1 आप मान लीजिए, इस ब्रांच की करंट I2 आप मान लीजिए। तो I1 जो आपका हो गया वो हो गया E अपॉन 60 प्लस 312, E अपॉन 372। I2 आप निकाल लीजिए 100 प्लस 500, E अपॉन 600। अगर यहां पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालेंगे, भाई ये पॉइंट S कौन सा है और T कौन सा है? S इज बिटवीन 60 एंड 300, S इज बिटवीन दिस एंड दिस। तो हम VP माइनस VS निकालते हैं। VP माइनस VS कितना हो जाएगा? 60I1। VP माइनस VT निकाल लीजिए। VP माइनस VT कितना हो जाएगा? 100I2।
दोनों आपने निकाल ली। जो बैटरी है वो आपको दिया हुआ है 50 वोल्ट की बैटरी है, तो 50 वोल्ट बैटरी का हम ईएमएफ यूज कर सकते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, तो VT माइनस VS इक्वल टू 60 I1 माइनस 100, और अगर VS माइनस VT आप निकालेंगे तो 100 I2 इज E अपॉन 600 माइनस 60 I1 E अपॉन 37 1 2 1 2 50 by 6 minus 60 into 50 by 372। एलसीएम ले ले, 372 50 कॉमन, 6 6 36 और 1 2 6 2 12 माइनस 60 50 इंटू 2 100 बाय 372। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 माइनस 100 अपॉन 372। तो सॉल्व करते देखते कितना आ रहा है। यस, डिवाइड करना पड़ेगा ना, 2 कैंसिल आउट और 4 9 36 1 2 मीन्स 4 3 12 और ये हो गया 25 अपॉन 93, 25 अपॉन 93 डिवाइड करते हैं, 25 0 93 2 टाइम्स, राइट, 2 3 6 2 9 18 और ये हो गया आपका 64 0 5 और 6 6 9 54 7 9 63, तो 0.26 वोल्ट ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। यस, आगे बढ़ते। Shown in the figure is a semicircular metallic strip that has thickness T and resistivity rho. Its inner radius is R1, outer radius is R2. If a voltage V0 is applied between its two ends, a current I flows in it. In addition, it is observed that transverse voltage is developed. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे पेपर में पूछा गया है, 2020 के पेपर सेकंड का ये क्वेश्चन है। जब इसे कनेक्ट करेंगे तो यहां से करंट पास होते हुए इधर जाएगी। ये करंट आई अगर हमें कैलकुलेट करनी है, ये करंट आई हमें कैलकुलेट करनी है, राइट, तो कैसे कैलकुलेट करें? जैसे जैसे इससे आगे बढ़ेंगे लेंथ बड़ी होती रहेगी, तो लेंथ वेरिएबल है कंडक्टर की, तो वेरिएबल लेंथ के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कंसीडर कीजिए यहां से r डिस्टेंस पर ये dr थिकनेस का एक पार्ट, अगर इस dr थिकनेस के इस पार्ट को कंसीडर करते हैं तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ इसकी हो गई ये पूरी सरकमफ्रेंस आधी सर्कल की पाई r के बराबर। तो इसका स्मॉल रेजिस्टेंस कितना होगा, dr रो पाई r अपॉन एरिया। एरिया कैसे निकालें, अगर इसका यहां से क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इसकी कुछ विड्थ दिखाई दे रही होगी जो कि दे रखी है t थिकनेस, और आपका जो ये वाला सेक्शन है ये है dr, तो ये dr इंटू टी ये आपका एरिया बन गया t dr। तो रो l अपॉन ए इज t dr, ये हो गया। अब देखो एक के साथ दूसरी तीसरी ये जितनी भी स्ट्रिप्स आएंगी ये सारी तो पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन डी आर, ये आएगा। अब 1 अपॉन डी आर की वैल्यू
1 अपॉन रो पाई आर टी डी आर। ये हो गया। टोटल रेजिस्टेंस जो है वो इसका इंटीग्रेशन करके मिलेगा हमें इनर रेडियस R1 से लेकर आउटर रेडियस R2 तक। इनर रेडियस R1 से लेके आउटर रेडियस R2 तक, तो 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल्स टू T अपॉन रो पाई। 1 अपॉन R का हो गया लॉग R2 अपॉन, तो R इक्वलेंट इक्वल्स टू रो पाई अपॉन T ln R2 अपॉन R1। ये हो गया है इक्वलेंट। I इज V अपॉन R इक्वलेंट। V कितने अप्लाई किया गया? V नॉट, तो V नॉट अपॉन रो पाई T ln R2 अपॉन R1। ये हो गया V नॉट T पाई रो। तो ये ए वाला हमारा करेक्ट आंसर है। ए वाला आपका करेक्ट आंसर। द आउटर सरफेस इज एट हायर वोल्टेज देन द इनर सरफेस। अब ये कैसे पता लगाएंगे? देखो, जो करंट की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट चलेंगे। इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट चलेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन की किसी इंस्टेंट पर अगर आप स्पीड देख रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी स्पीड है। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को लगेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे और ये इनर पर पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। तो द आउटर सरफेस इज एट हायर वोल्टेज इज नॉट करेक्ट, राइट। ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। आउटर सरफेस इज एट लोअर वोल्टेज, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट चल रहे हैं, राइट। और जो पार्टिकल मूव कर रहा है उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको डिस्प्लेस कराएगा। तो उस डिस्प्लेसमेंट के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर कलेक्ट हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन के बाहर कलेक्ट होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और इलेक्ट्रॉन पर एक वापस फोर्स लगेगा ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फाइनली बैलेंस करेगी और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाएगा। द आउटर सरफेस इज एट लोअर वोल्टेज। ये हमारा करेक्ट हो गया। ये तो सीधा थियोरेटिकल हो गया। अब कह रहे हैं डेल्टा वी, जो ट्रांसवर्स वोल्टेज इन दोनों के बीच में डेवलप होगी वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। ये कैलकुलेट करना है। तो पढ़ते हैं और देखते हैं डेल्टा वी कितना होगा। ये जो हमारा डी आर था, इसके बीच में डीवी वोल्टेज डेवलप हो गई। तो डीवी कितना हो गया? ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर। ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर। तो डीवी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। अब ई कैसे निकालें? ये जो फोर्स है ई, ये बैलेंस होगा एम वी डी स्क्वायर अपॉन आर से। भाई एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ई से बैलेंस होगा। आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन ई ए कितना हो गया? वी डी। आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब आई जो फ्लो कर रहा है पूरे कंडक्टर से, वो आपको मालूम है कितना करंट फ्लो कर रहा है आई पूरे कंडक्टर से, वो हमें मालूम है। वी नॉट अपॉन रू पाई टी एल एन आर टू अपॉन आर वन। लेकिन इस पार्ट से कितना करंट फ्लो कर रहा है? डी आई। इस पार्ट से कितना करंट फ्लो करेगा? डी आई। वो हमें निकालना पड़ेगा, राइट। तो देखते हैं वीडी की वैल्यू आई अपॉन एन ई ए। वीडी की वैल्यू आई अपॉन एन। ये वैल्यू अगर हम यहां पर यूज करते हैं तो हमारी ई इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड एम आई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर बनने वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो वैल्यू है
mi² अपॉन n² e³ a² बनने वाली। पोटेंशियल डिफरेंस dV इज E dr। E की वैल्यू रखते -mi² n² e³ a² dr। जो टोटल हमारी वोल्टेज बनेगी डेल्टा V, वो इंटीग्रेट करके बनेगी -mi² n² e³ a² dr इंटीग्रल। इस क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि यहां पर ये ना केवल वोल्टेज का करंट के साथ रिलेशन पूछ रहे हैं, ये रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो हमने इसलिए आई की डायरेक्ट वैल्यू ये यूज करते हुए सॉल्व कर लिया। अगर एक्चुअल में देखें तो हमें देखना पड़ेगा यहां से कितना करंट जा रहा है, डी आई, इस पार्ट से कितना करंट डी आई, राइट, और उसको लेते हुए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि यहां वेरिएशन ओनली करंट के स्क्वायर के साथ है तो हमने इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई किया और I² के प्रोपोर्शनल हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस वन इज आल्सो करेक्ट। तो 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, A, C एंड D, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आपके साथ जेईई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर में आए हैं इस सीरीज में। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लगे रहिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। बाय बाय। आज के लिए इतना ही, यहां पे इसको वाइंड अप करते हैं।